दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। इनका चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड, जो आप देखिएगा, ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें इस्लामिक जगत की बड़ी अच्छी और बड़ी इन डेप्थ खबरें मिलती हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है काज़मी साहब आपका। काज़मी साहब एक बात बताइए, अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, इसके पहले भी आती रही हैं कि अपने जो तेल के कुएँ हैं उनको बचाने के लिए सऊदी अरब ने ब्रिटिश फ़ौज को तैनात किया है वहाँ पे। इसके पहले भी देखिए खाना काबा की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज तैनात है वहाँ पे, और मुख्तलिफ फ़ौजें वहाँ पे काम कर रही। तो एक बात बताइए, जबकि सऊदी अरब के बारे में ये है कि वो दुनिया में डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला तीसरा मुल्क है दुनिया में, तो उसके बाद क्या अपनी फ़ौजें नहीं हैं? क्या उनके आदमी इतने पावरफुल नहीं है? देखिए, अगर पैसे खर्च करने से ही मुल्क जीत लिए जाते तो वो जो हथियार बनाने वाले अंग्रेज़ हैं वो पूरी दुनिया पे कब्ज़ा कर चुके होते। तो हथियार बनाना अलग है और मजबूत फ़ौजी खड़े करना बिल्कुल अलग बात है। अब अपने तेल के कुएं बचाने के लिए ब्रिटिश फ़ौजें बुलाया, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ब्रिटिश फ़ौजें वो तेल के कुएं बचा पाएंगी। उसकी बड़ी वजह है कि पिछले साल सितंबर में आपने देखा कि यमन के हूथियों ने जो आरामको के दो तेल के कारखानों पर हमले किए, उस वक्त भी अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल वहाँ पर मौजूद और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकारा साबित हुआ और उनके ना तो ड्रोन को और ना ही मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाया। इसलिए पेट्रियट से कोई और बेहतर ब्रिटिश के पास है ऐसा तो मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कुछ है उनके पास। तो ये गोरे फौजी आ जाएंगे और मैकडोनल्ड खाएंगे और सऊदी अरब के खर्च पे बैठे रहेंगे और ये कहेंगे साहब हम एडवाइज़र हैं। तो एडवाइज़र जो है वो एयर कंडीशन कमरे में बैठता। मैंने इराक़ में देखा है उनके फ़ौजियों को, अमेरिकन और ब्रिटिश फ़ौजियों को, कि वो तेज़ धूप में वो तिलमिलाए रहते थे और उनको बंदूक की गर्मी भी उन्हें परेशान करती थी। टैंक के अंदर बैठने में वो परेशान होते थे गर्मी में। मुझे याद है जब मार्च अप्रैल में इन महीनों में जो जंग जो हुई थी, तो ना तो ब्रिटिश या अमरीकी फ़ौजी लड़ाई के काम के होते हैं और सऊदी के पास तो अपनी फ़ौज है ही नहीं। वो उधार के फ़ौजी मंगाते हैं पाकिस्तान से, सूडान से, इथियोपिया से, जो बेचारे 2 टाइम का खाना ठीक से नहीं उन्हें बेचारों को मिलता, और वो बिल्कुल इस तरह से फ़ौजियों को हायर करता है सऊदी अरब जिस तरह से बाहर से काम करने वालों को बुलाता है। तो ये फ़ौजी जो महज तनख्वाह के लिए आया है वो किसी मुल्क के लिए क्यों जान देने के लिए तैयार होगा? तो ये टेस्ट हो चुका यमन जंग में। उनकी हालत बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है। कई उनके बॉर्डर के शहरों पर अक्सर हमले हो रहे हैं और अब तो पिछले हफ्ते ही जद्दा पर हमला हुआ है आरामको के इंस्टॉलेशन पर। तो वो अपनी जान बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। और इस जान बचाने के लिए ये ब्रिटिश फ़ौजें या पाकिस्तानी फ़ौजें या सूडानी कुछ नहीं कर सकते। मुल्क के अंदर अगर अवाम आपके खुश हों तो उन्हीं में नेशनलिज्म जगा करके आप अच्छे फौजी ला सकते हैं। वो ये क्यों नहीं करते हैं, यही पूछने का मकसद है कि अपने अरे साहब, जबकि अरब तो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने जो अरब से निकले अंग्रेजों से और पूरे के पूरी दुनिया में छा गए हैं वो लोग। लेकिन वो खूबियां सब खत्म कर दी ना इन्होंने, अंग्रेजों ने। अमेरिकन जहां आते हैं वो सबसे पहले अंग्रेजों ने खत्म की कि उनके शेखों ने। देखिए, शेखों के हाथ में तो अपना फैसला कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ अपने हरम में, अपने महल में बस वहीं बिजी उन्हें रखा जाता है, और जब उन्हें तफरी करनी होती है तो यूरोप और अमेरिका चले जाते हैं। इससे अलावा उन्हें नीचे क्या हो रहा है नहीं पता। बड़े फैसले सारे गैर मुल्की करते हैं। तेल आरामको को खुद अमेरिकन कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे मुल्क में जहां कंज्यूमर सोसाइटी बना दी गई हो, आराम परस्त लोगों को बना दिया गया हो, अब आकर के कुछ टैक्सेस वहाँ लगने शुरू हुए हैं और महंगाई शुरू हुई है, क्योंकि यमन जंग में हालत ख़राब है सऊदी अरब की। अब ऐसी हालत में कोई भी नस्लें किसी एक दिन में तैयार नहीं होती हैं।
बरसों लगते हैं उन्हें, जैसे बच्चे को प्राइमरी से लेकर के और फिर मास्टर्स तक ले जाने के लिए 18-20 साल लगते हैं, ऐसे कौमों पर काम किया जाता है। वहाँ आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, वर्ल्ड क्लास की कोई इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ नए जो मोबाइल दुनिया भर में, नई गाड़ियां, नई बिल्डिंगें। अंग्रेज आकर के किसी को बता देगा कि साहब ये तो बिल्डिंग अच्छी नहीं है, चाहे 10 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, अरे साहब देखिए ये मैं बना दूंगा, ये बहुत अच्छी है, हाँ साहब डेमोलिश कर दो। उसे बम्बार्ड किया और दूसरी बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। तो जहां इस तरह से हुक्मरानों की जहनियत होगी, वहाँ नेशनलिज्म के साथ मजबूत फौजी पैदा कैसे हो पाएंगे? जहां तालीम नहीं होगी वहां कैसे कुछ हो पाएगा? तो इसलिए महज आपने कंज्यूमर सोसाइटी बनाई है और उसके आगे फुल स्टॉप। ऐसी हालत में तो जाहिर, लेकिन वहाँ तो इकोनॉमी बहुत डाउन चली जा रही है। डाउन तो जानी है, डाउन तो जानी है। आप दूसरे के घर में आग लगा करके सोचो कि मेरा घर बचा रहेगा। यमन में 2015 में जंग इसलिए शुरू की थी कि वो अपनी पसंद के प्रेसिडेंट मंसूर हादी को बाकी रखना चाहते थे और उसकी हुकूमत उखड़ चुकी थी और हुकूमत भी कई फेजेस में उखड़ी। हुथियों ने पहले एग्रीमेंट किया और इस हुकूमत को, जिस हुकूमत को आज बड़ी मतलब बहुत अजीब तमाशा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो आदमी जो रियाद में बैठा हुआ है, सऊदी का जो है वो समझ लीजिए पिट्ठू है, या अमेरिका का, इजराइल का पिट्ठू है, वो बैठा हुआ है रियाद में, उसकी हुकूमत को रिकॉग्नाइज करते हैं यूएनओ। और जो ग्रुप, जो पार्टी सनआ जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ हुकूमत चला रही है, बाकायदा हुकूमत चला रही है, उसको वो हुकूमत नहीं माना जा रहा। अभी बहुत ही दिलचस्प एक वाक़या हुआ है। सऊदी अरब में इस बैठे हुए सो कॉल्ड प्रेसिडेंट यमन के, उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट किया है और उसमें एक इलाका है, ओमान के साथ लगा हुआ यमन का एक इलाका है, एक सूबा है, उसमें सऊदी अरब के लोगों को जाकर के बसने का इख्तियार दिया है। अब वो आदमी खुद अपने मुल्क में नहीं है, वो किसी को इख्तियार क्या दे सकता है? तो ये अजीब अजीब किस्म की कहानियां हो रही हैं। और अमेरिका, इजराइल, ये बाकायदा यूरोप, खासतौर पे ब्रिटिश फौजें जो अब आई हैं, वो यमन में जंग जो जारी है, असल में उससे बाहर निकलना चाहता है सऊदी अरब, और अब निकलने की हालत में भी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है। अब वो इधर उधर से मदद लेने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह से मामला ठंडा हो जाए। लेकिन यमन की तरफ से ये बात साफ है कि जब तक आप हमले बंद नहीं करेंगे, जब तक आप ने जो यमन की घेराबंदी कर रखी है ये ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे जवाबी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी, हमले चलते रहेंगे। अब इन हमलों से बचाने के लिए अंग्रेज आकर के सऊदी अरब की जान बचा पाएगा? मुझे नहीं लगता। आज तक अमेरिका कुछ ना कर सका, आज तक इजराइल कुछ ना कर सका। इजराइल के जहाज आकर के बमबारी करते हैं सऊदी अरब के उस अलायंस की तरफ से, इसके प्रूफ हैं बाकायदा। अब दूसरी तरफ उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि साहब ईरान इनकी सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट करता भी है तो अगर आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो तो दूसरा किसी और को सपोर्ट कर सकता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब बहरहाल आपको जो पसंद आए वो तो नेशनलिस्ट हो और आपको जो पसंद ना आए वो टेररिस्ट हो, ये वाला फॉर्मूला हमेशा नहीं चल सकता। फेल हुआ है यमन में, और सऊदी अरब ने दहशतगर्द भेजने में सीरिया में और इराक में बाकायदा रोल अदा किया इजराइल और अमेरिका के साथ, और आज यमन में फंसा हुआ है। अब इसमें से निकलने के लिए ब्रिटिश फौजें कोई काम कर पाएंगी? मुझे नहीं लगता। मैं तो ये कहूँगा, अगर मेरी बात कहीं सऊदी हुक्मरान तक भी पहुँचती हो तो उन्हें अपने पड़ोसी के साथ जो कुछ हुआ है उसको, जंग को ख़त्म करने के लिए बात करनी चाहिए, और जंग ख़त्म करके इंसानों की हमदर्दी करनी चाहिए, अपनी भी जान बचाए और दूसरों की भी जान छुड़ाए। मैं समझता हूँ ये बेहतर रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका। इसके साथ चलते हैं स्टूडियो, अगले अंक में फिर काज़मी साहब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।